तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से, अयोध्या से बड़ी खबर, जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। लेकिन इस बीच में राम जन्मभूमि में कुछ पुराने अवशेष मिले हैं। ये पुराने अवशेष समतलीकरण कार्य के दरमियान मिले हैं। बहुत बड़ी खबर है, अयोध्या से समतलीकरण के कार्य के दरमियान पुराने अवशेष मिले हैं। देवताओं की खंडित मूर्तियां, पुष्प कलश इत्यादि मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं, मेहराब के पत्थर मिले हैं, नक्काशी युक्त शिवलिंग मिले हैं। खबर अयोध्या से आपको दे रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर विवाद सुलझा, इसी आधार पर सुलझा क्योंकि एएसआई ने भी यही दावा किया था अपनी खुदाई में कि यहां पर अवशेष मिले, यहां पर मंदिर था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, मंदिर बनाने का फैसला, मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाया गया है और इस बीच में अब समतलीकरण का कार्य चल रहा है वहां पर। और इसी बीच में कुछ कलाकृतियां मिली हैं, कलाकृतियां मेहराब के पत्थर मिले हैं, नक्काशी युक्त शिवलिंग मिले हैं, देवताओं की खंडित मूर्तियां मिली हैं, पुष्प कलश मिले हैं। ये पुराने अवशेष यही दर्शाते हैं कि इसके भीतर बहुत कुछ है। अभी समतलीकरण का कार्य चल रहा है तो उसमें ये पुराने अवशेष मिले हैं। थोड़ी सी और खुदाई होगी तो और भी कुछ यहाँ पर मिल सकता है। तो मंदिर के ही अवशेष मिले हैं अयोध्या की राम जन्मभूमि में, जहां पर मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। खबर अयोध्या से, और खबर बहुत बड़ी है। अयोध्या से जो भी खबर आती है वो पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी जो राम के भक्त हैं वो जानना चाहते हैं, तो उनके लिए जानकारी, और जानकारी बहुत बड़ी है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है। अब क्या कुछ अवशेष मिले हैं, किस तरह का कार्य वहां पर चल रहा है, सारी जानकारियां हमारे संवाददाता ऋषि हमें देंगे, हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, दर्शकों को बताएं कि समतलीकरण का कार्य क्या कुछ मिला है, अभी किस तरह का कार्य वहां पर अभी आगे आने वाले दिनों में होगा। जी, आपको बता दें समतलीकरण का काम किया जा रहा है। वहाँ पे जेसीबी मशीन लगाई गई है। वहाँ पे प्राचीन कुआं जो है वो मिला है और चौखट एक मिले हुए हैं। जो राम जन्मभूमि की खुदाई चल रही, समतलीकरण का काम चल रहा है, उसमें शिवलिंग ही भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग मिली है। उसमें लॉकडाउन को देखते हुए 2 जेसीबी लगाई गई हैं, कम मजदूर लगाए गए हैं, सोशल डिस्टेंस के बाकायदा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिसमें कहा जाए तो मंदिरों के कुछ अवशेष ऐसे जो मिले हैं जो देखने के लायक है। और उसके बाद क्या एएसआई की टीम वहां पर पहुंची है ऋषि, क्या उन्होंने अपने कब्जे में इनको लिया है, यानी क्या कुछ वहां पर ये सारे पुराने अवशेष मिलने के बाद किया गया है? पुराने अवशेष मिलने के बाद महामंत्री चंपत राय ने जो है अभी उन्होंने कहा है कि अभी हम खुल के बात बोलेंगे कि उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। एसआईटी की टीम भी पहुंचेगी और जांच करेगी वो। ठीक है ऋषि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो पुराने अवशेष मिले हैं, जेसीबी मशीन वहां पर लगाए गए हैं और कुछ मजदूर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। तेजी से कार्य किया जा रहा है। अस्थायी मंदिर में इस वक्त रामलला विराजमान है और उनको स्थायी मंदिर में शिफ्ट करना है। उसके लिए मंदिर का निर्माण बहुत तेज से चल रहा है, लेकिन समतलीकरण के कार्य में ही पुराने अवशेष मिले। ऐसे में थोड़ी सी और खुदाई हो तो हो सकता है बहुत सारी चीजें और मिले। अभी स्पष्ट किया जाएगा कि क्या क्या मिले हैं, लेकिन कुछ खंडित मूर्तियां बताया जा रहा है मिली हैं, कुछ नक्काशी युक्त अवशेष मिले हैं। आज सहायता समूहों को मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये सौगात देंगे। 218 करोड़ के फंड का ऑनलाइन मुख्यमंत्री भुगतान करेंगे। तो जो सहायता समूह है उनको ये सौगात दी जाने वाली है। 218 करोड़ के फंड का ये भुगतान होगा। कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री मौजूद रहेंगे। 10:30 बजे कार्यक्रम रखा गया है। 10:30 बजे टीम 11 के साथ मीटिंग भी मुख्यमंत्री की है। तो आज राहत देने वाले हैं मुख्यमंत्री। भुगतान होने वाला है 218 करोड़ के फंड का, और वो भी स्वयं सहायता समूहों को इस सौगात मुख्यमंत्री देंगे। खुद ग्राम्य विकास मंत्री बताया जा रहा है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और 10:30 बजे मुख्यमंत्री की टीम 11 के साथ मीटिंग भी है। तो बड़ी सौगात, 218 करोड़ के फंड का ऑनलाइन भुगतान करेंगे मुख्यमंत्री।
और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट्स देंगे हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, और ज्यादा जानकारियां दर्शकों को दें। देखिए राजीव, आपको पता ही है कि किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान सरकार तमाम अलग अलग जो हम कहें तो लोग हैं उनको सहायता पहुंचा रही है। और जब से केंद्र सरकार ने ये 20 लाख करोड़ के जो पैकेज है उसका ऐलान किया, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी उन्हीं योजनाओं में जो बेनिफिशियरी हैं उनको हम कहें तो पैसा दे रही है। और आज इसी कड़ी में जो 31,938 स्वयं सहायता समूह है उत्तर प्रदेश में, उनको एक ही बार में मुख्यमंत्री 218 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। एक क्लिक के जरिए ये पैसा उन स्वयं सहायता समूह के खाते में जाएगा। तो ये एक बड़ी पहल है सरकार की। खासतौर पर स्वयं सहायता समूह ग्रामीण इलाकों में होते हैं, महिलाएं उनसे जुड़ी होती हैं और ग्रामीण इलाकों में जो लोग बसे हैं उनके लिए एक बेहतर हम कहें तो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान पैसे का इंतजाम हो सके, उनका कारोबार ठप न पड़ने पाए, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगा, जहां पर मुख्यमंत्री खुद बटन क्लिक करेंगे और वो पैसा उन लोगों के अकाउंट में चला जाएगा। साथ में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह भी मौजूद रहेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस तरह से मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनको पैसे देने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था है वो भी उसी रफ्तार के साथ साथ चले जैसे कि शहरों की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश की जा रही है। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब बात उस खबर की जिसका इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 में धीरे धीरे सभी राज्य लोगों को छूट देने में लगे, बाजारों में रौनक लौटने लगी है। जिन लोगों ने करीब 50 दिनों से बाजार की शक्ल नहीं देखी थी, वो अब दुकानें खुलने के बाद बाजारों की तरफ जाने लगे हैं। लेकिन बाजार जाने का नजरिया अब थोड़ा सा बदल गया है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और मास्क लगाकर ही लोगों को बाहर निकलना भी है और वो उसका पालन भी कर रहे हैं। ऐसा ही यूपी के हर शहरों में हो रहा है। अब लोग जरूरत का हर सामान खरीदने के लिए बाजार के लिए निकलने लगे हैं, लेकिन एहतियात के साथ। राजधानी लखनऊ में तो कल दुकानें खुली। दुकानें खुलने से पहले पूरे मार्केट को सैनिटाइज किया गया, जबकि कानपुर में भी बाजार खुलने पर लोग यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा मेरठ में भी हाल कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। दुकानदारों के लिए एक जरूरी जानकारी यह भी है कि सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में उन्हें करना होगा। दुकानों पर दुकानदार और ग्राहक को मास्क पहनना अनिवार्य है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो बाजारों में हाल क्या है, कितना नियमों का पालन हो रहा है और कितना नहीं, सब बताएंगे आपको। संतोष शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ से जुड़े हैं, कानपुर से सारी जानकारियां देंगे प्रभात अवस्थी। तो मेरठ से हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे जुड़ गए। सबसे पहले संतोष, आप ही दर्शकों को बताएं, बाजार खुलने के बाद राहत की सांस, क्योंकि बाहर निकलने का मौका मिला है, बाजार खुले हैं तो सामान खरीदने का मौका मिला है, तो क्या इस दरमियान एहतियात बरत रहे हैं लोग, या फिर कोरोना को फैलने के कोरोना एक बार फिर से अपनी जद बढ़ाए, इस तरह का मौका दे रहे हैं कोरोना को? देखिए, लंबे इंतजार के बाद आज राजधानी लखनऊ में बाजार खुलेंगे और जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है कि वो ऑड इवन के तर्ज पर, यानी एक दिन दाहिने तरफ का दुकानें खुलेंगी और एक तरफ बाएं हाथ की दुकानें खुलेंगी। मैं इस समय पे हजरतगंज के मेन चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अभी ये चूँकि बड़े बड़े शोरूम हैं तो कुछ देर बाद ही ये शोरूम खुलेंगे। 11 बजे के आसपास ये सब खुलना शुरू होते हैं, लेकिन ये भी बारी बारी से खुलेंगे, यानी कि एक दिन लेफ़्ट साइड वाले शोरूम खुलेंगे और दूसरे दिन राइट साइड वाले। दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है वो भी महत्वपूर्ण है कि जो हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहाँ के 250 मीटर के दायरे के बाहर के जो भी इसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, किराना स्टोर हो, वहाँ पर वो खुलेंगे। लेकिन एक हिदायत जिला प्रशासन के द्वारा सख्ती से दी गई कि कोई भी दुकान जब खुलेगी और जब बंद होगी तो उस दुकानदार को पूरी दुकान और उसके दरवाजे को सैनिटाइज करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी ग्राहक को अगर वो बिना मास्क के आता है तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा। अगर सामान दिया जाता है तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस ग्राहक के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लिहाजा लखनऊ का जिला प्रशासन, ये एक बाज़ार की बात है, लेकिन तमाम अन्य बाज़ार क्रम से सुबह 7 बजे से इनको खुलना है, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये खुलेंगे और इस दौरान दुकानदारों को सैनिटाइजेशन
के साथ साथ जो मास्क है, जो एहतियाती तौर पर जो कोरोना से निपटने के जो कदम उठाए गए हैं उनका पालन करना होगा और ग्राहकों को भी इसका क्या पालन क्या करना संतोष होगा। वहां पर एक मॉल्स भी लंबे खुलेंगे या एक इंतजार के दुकानें ही बाद खुलेंगी? राजधानी लखनऊ के लोगों को इसमें देखिए, मॉल कहीं पर भी नहीं खुलेंगे। समूचे हिंदुस्तान में कहीं पर भी मॉल या शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, थिएटर, पब ये सब नहीं खुलेंगे। बस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगे उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर खिलाड़ी जाएंगे लेकिन कोई मैच नहीं होगा। मैच होगा लेकिन दर्शक नहीं इकट्ठा होंगे, दर्शकों को लुत्फ नहीं उठाया जा सकता। मैच हो सकते हैं, ये कहा गया। भीड़ भाड़ वाले इलाके कहीं पर भी नहीं खुलेगा। जो एकल दुकानें हैं, जो मार्केट है, सिंगल स्टोरी मार्केट्स हैं, वहाँ पर वो बाजार खुलेंगे लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेगा, कोई शॉपिंग सेंटर नहीं खुलेगा, कोई सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, कोई ऐसी जगह नहीं खुलेगी। रेस्टोरेंट्स के लिए भी बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए कि कोई रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। भले ही वो ग्राहक टेक अवे वाली सुविधा होती है कि ग्राहक ने अपना ऑर्डर दे दिया और सामान लेकर चलेगा, वो भी नहीं होगा। सिर्फ होम डिलीवरी को अलाउड किया गया है कि जो होम डिलीवरी कर सकेंगे रेस्टोरेंट्स वही खोले जा सकेंगे और उसके लिए भी उनके जो डिलीवरी बॉयज होंगे वो सैनिटाइज्ड होंगे, पूरी तरीके से मास्क और ग्लव्स पहने होंगे। पूरे यानी कि विशेष एहतियात बरतने होंगे, अगर ग्राहकों को भी और दुकानदारों को, दोनों को एहतियात बरतने होंगे। प्रभात अवस्थी का रुख कर लेते, कानपुर से जुड़े। प्रभात, कानपुर का आप हाल बता दीजिए। वहां पर दुकानें जब खुली तो सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी तमाम जो एहतियात बरतने के लिए कहा गया उनका पालन नहीं हुआ, तो यहाँ पर तो एक तरीके से संक्रमण को न्योता दिया जा रहा है। आज की क्या स्थिति और आज क्या विशेष प्लानिंग है प्रशासन के वहां पर? जी बिल्कुल राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि जो तस्वीरें कल दिखाई गई थी वो थोक बाज़ार की थी, जहाँ पर जो परचून का सामान था वो मिलता था। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो धज्जियाँ उड़ती दिखी। तो वहीं आज कानपुर का जो मार्केट है, जिसमें आम मार्केट आता है, कपड़ों की दुकान आती हैं, ज्वेलरी शॉप आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान आती हैं, वो बाज़ार खुलने के आदेश हुए हैं। और आज जो गुरुवार का दिन है, लिहाजा सभी प्रकार के कपड़ों की दुकानें आज खुलेंगी, हैंडलूम की दुकानें खुलेंगी, प्रिंटिंग की दुकानें खुलेंगी, ड्राई क्लीनिंग की दुकान खुलेंगी। तो लिहाजा साफ है कि जो ये आदेश है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, शाम को 6 बजे तक ही ये दुकानें खुल पाएंगी। तो अभी 10 बजने में थोड़ा समय बाकी है, तो आप देखेंगे बाजार में हल्की फुल्की चहलकदमी जो है वो दिखने लगी है। जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के बाहर आकर खड़े हो गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब 10 बजेंगे और वो दुकान खोलकर ग्राहकों को अपना सामान बेच सकेंगे। तो साफ है कि कानपुर की अगर बात करें तो जो बाज़ार है, जो कपड़ा बाज़ार है या फिर जो एकल दुकानें हैं, उनको खुलना आज के दिन से शुरुआत हो रही है। तो एक बड़ी चुनौती भी होगी दुकानदारों के लिए, ग्राहकों के लिए, कि वो किस तरह से मैनेज करेंगे पूरा, क्योंकि काफ़ी लंबा वक्त हो गया है और जिस तरह से गाइडलाइन है वो काफ़ी सख्त है, क्योंकि आपको सैनिटाइजेशन का प्रॉपर यूज़ करना है। और साथ ही साथ आप एक बार में, एक समय में जब दुकानदार अंदर ग्राहक डील कर रहा होगा तो बहुत ज़्यादा 5 लोग हैं वही रह सकते हैं वहाँ पर। तो साफ है कि लगातार जिस तरह की प्लानिंग की गई है प्रशासन की तरफ से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि इन प्लानिंग पर किस तरह से दुकानदार और ग्राहक दोनों लोग समझदारी दिखाते हैं। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत ज्यादा जरूरी है, दुकानदार की तरफ से भी और उन ग्राहकों की तरफ से भी जो सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं। मैं जरा बलराम का रुख कर लेता हूं। बलराम, आप भी बताइए कि मेरठ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कब से दुकानें खुलेंगी और दुकानें खुलने पर वहां किस तरह की सावधानी बरती जा रही है? देखिए राजीव, सरकार की ये कोशिश है कि जान और जहान दोनों को पटरी पे लाया जाए और इसी की कवायद में सरकार और जो जिला प्रशासन है वो जुटा हुआ है। यही वजह है कि कल जिलाधिकारी मेरठ ने जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके साथ मीटिंग की और उनसे कहा कि आप लोग किस तरीके से दुकान खोलेंगे, क्योंकि सरकार और प्रशासन की कुछ गाइडलाइन हैं, उनको आपको पालन करना होगा। यानी आपके सीमित कर्मचारी ही दुकान और आपके व्यवसाय में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है तो उसके जिम्मेदार खुद दुकानदार होंगे। इस तरीके की मीटिंग की गई है। उसके बाद जिलाधिकारी ने 2 टीमें बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी को लगाया है और शहर के लिए एडीएम सिटी को लगाया है कि ताकि समीक्षा करें और सारी जगह का जायज़ा लेकर के अपनी रिपोर्ट दें कि किन शर्तों के आधार पर कारोबारियों को, दुकानदारों को, व्यवसायियों को छूट दी जाए कि वो अपनी दुकान को खोल सकें। लेकिन सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया है। और आपको बता दूं राजीव कि जिस तरीके से कोरोना महामारी मेरठ मंडल में फैली है, उसको देखते हुए यहाँ पर अगर हम खास तौर से मेरठ की बात करें तो मेरठ जिला प्रशासन ने सप्ताह के 2 दिन यानी सोमवार और बृहस्पतिवार को कंप्लीट लॉकडाउन
की बात कही थी, और आज मेरठ में कंप्लीट लॉकडाउन है, यानी दूध और मेडिसिन की दुकानों के अलावा सिर्फ हॉस्पिटल खुले हैं, बाकी सब चीज़ें बंद हैं, चाहे वो मंडी हो, चाहे राशन की दुकान हो। और पूरी तरीके से पुलिस सड़कों पर उतर के कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करा रही है। और आपको तस्वीरों के माध्यम से भी राजीव दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हम कमिश्नरी चौक पर मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस और पीएसी के जवान लगाए गए हैं ताकि लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन हो, और जो लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान किया जाए, और अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो। इतने कड़े निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी ने। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी वाहनों को चेक कर रहे हैं ताकि जिनको परमिशन दी गई है वही वाहन यहाँ से निकल सके, बाकी जो वाहन जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार जो कंप्लीट लॉकडाउन है उसको पालन कराने में भी लगा है। लेकिन जिलाधिकारी ने सभी कारोबारियों को, सभी दुकानदारों को ये आश्वासन दिया है कि आज शाम को गाइडलाइन जारी हो जाएगी और उसी गाइडलाइन के अनुसार ही जो दुकानदार हैं, जो कारोबारी हैं, अपने बिजनेस को खोल सकेंगे। लेकिन ये साफ कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके ही कर्मचारी आएंगे, और जो कस्टमर आएंगे वो भी मास्क लगा के आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो उन्हें कोई सामान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रशासन की द्वारा जारी की गई सारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, और ये पालन न सिर्फ जनता को, ग्राहकों को करना होगा बल्कि दुकानदारों को भी करना होगा। बलराम आपका, प्रभात आपका और संतोष आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बाजार खुल गए हैं और एबीपी गंगा भी आपसे यही अपील करेगा कि आप बाजारों में जाएं, दुकानें खुली हैं, आप लोगों के लिए खुली हैं, दुकानों में जाएं, लेकिन विशेष एहतियात बरतें, कोशिश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुछ पता नहीं कि कहां से कोरोना आप लेकर आ जाए, तो ऐसे में कहीं पर भी आप चूक मत कीजिए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, और आंकड़ा 1 लाख पार कुछ दिन पहले ही हो गया है। अब 1,12,000 पार ये आंकड़ा पहुंच गया, 1,12,000 को पार कर गया है। एक दिन के अंदर 5,789 केसेस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, 5,789 केसेस मिले हैं, और 24 घंटे में ही 132 कोरोना के मरीजों की मौत भी हो गई है। हमारे देश में भी ये रफ्तार अब बहुत तेजी इसने पकड़ ली है, तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। अब रोजाना जो केसेस हैं उनकी वो पहले की तुलना में डबल अब हो गए, दोगुनी रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। 1,12,000 के पार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। सिर्फ एक दिन के भीतर 5,789 केसेस आए, जहां पहले 3,000 4,000 केसेस आ रहे थे, अब सीधा ये 6,000 के बिल्कुल करीब है आंकड़ा एक दिन में आया है, जबकि 132 मरीजों की मौत भी हो गई है। और इसमें भी महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, तो वो वुहान आप कह सकते हैं बनता चला जा रहा है, एक हब बनता जा रहा है जहां सबसे ज्यादा केसेस। और महाराष्ट्र से जो पलायन कर रहे हैं मजदूर, श्रमिक, वो कोरोना साथ में लेकर जा रहे हैं, कोरोना कैरियर बन रहे हैं। अब तक प्रदेश के, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की बात करें, ज्यादातर जगहों पर जो महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं उनके साथ साथ कोरोना भी वहां तक पहुंच रहा है। खबर अब जौनपुर से, जहां पर मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने वाला गिरफ्तार किया गया है। जौनपुर से एक खबर, मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं। बीडीओ की तहरीर पर 3 ब्लॉक कर्मी गिरफ्तार करें, 3 ब्लॉक कर्मी बीडीओ की तहरीर पर गिरफ्तार किए गए हैं। मनरेगा में फर्जीवाड़ा करने वाले ये गिरफ्तार हुए हैं, और ये ब्लॉक कर्मी ही हैं जो बीडीओ की तहरीर पर गिरफ्तार किए गए हैं। तीनों पर मनरेगा का धन हड़पने का आरोप है, और रोजगार सेवकों की जगह दूसरे खातों में इन्होंने रकम भेजी। करीब 7 लाख रुपए का गबन किया, 7 लाख रुपए के गड़बड़ झाले में गिरफ्तारी हुई है। रोजगार सेवकों की जगह दूसरे खाते में इन्होंने रकम भेजी, और अब गिरफ्तारी हुई है। बीडीओ की तहरीर पर 3 ये ब्लॉक कर्मी हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। गंभीर आरोप इन पर दूसरे खातों में पैसा डालने का आरोप, और उन खातों से स्वाभाविक अपनी जेबों तक पैसा इन्होंने ये डाला है। तो मनरेगा का धन, मनरेगा का पैसा इन पर हड़पने का आरोप है।
रोजगार सेवकों की जगह जिनको जाना चाहिए था उनको ना भेजकर दूसरे खातों में इन्होंने रकम भेज दी और गड़बड़ी भी 7 लाख रुपए के करीब की बताई जा रही है। तो ये खबर है जो हम आपको दे रहे हैं जौनपुर से, जहां पर 7 लाख रुपए के गड़बड़ झाड़े के मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। तहरीर किसी और ने नहीं, वीडियो ने दी। वीडियो की तहरीर पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन पर आरोप किए हैं कि इन्होंने जो मनरेगा श्रमिक हैं, जो सेवक हैं, उनके खातों में न डालकर दूसरे खातों में पैसा डाला और धन हड़पने का इन पर आरोप। एक और बड़ी खबर अब आपको देते हैं और बड़ी खबर अमरोहा से हम आपको देंगे, जहां पर तेज रफ्तार ने जान ले ली। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी, जोरदार टक्कर मारी है और हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि एक बच्चा घायल भी है। घायल बच्चे को मेरठ रेफर कर दिया गया है। यह हादसा हुआ है गजरौला इलाके में, जहां पर तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इतनी जबरदस्त, इतनी भीषण टक्कर कि एक युवक की मौत हो गई है जबकि एक बच्ची इस हादसे में घायल हुई है। उसकी हालत नाजुक है, मेरठ रेफर कर दिया गया है बच्ची को। ये हादसा हुआ है गजरौला इलाके में। तो अमरोहा से ये बड़ी खबर, तेज रफ्तार ने जान ले ली। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे, हादसे में एक युवक की मौत भी हो गई। तो सड़क हादसे लॉकडाउन के दरमियान भी नहीं रुके हैं, सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। खबर अब आपको गाजियाबाद से देंगे, जहां पर एक युवक का शव पोल से लटका हुआ मिला है। गाजियाबाद में एक युवक का शव पोल से लटका मिला है। टीला मोड़ के महमूदपुर गांव में ये शव मिला है और पुलिस अभी इसे आत्महत्या मान रही है क्योंकि पोल से शव लटका मिला है। प्रथम दृष्टया पुलिस को ये आत्महत्या का मामला जरूर लग रहा है, लेकिन हत्या के एंगल से इसकी जांच भी की जा रही है कि हो सकता है किसी ने मारकर शव को लटका दिया हो। फिलहाल जांच की जा रही है। टीला मोड़ के महमूदपुर गांव का ये मामला है। महमूदपुर गांव में ही पोल पर एक युवक का शव लटकता हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया पुलिस मान रहे हैं कि हो सकता है यह आत्महत्या हो। अब इस युवक के बारे में, इस युवक के परिवार वालों से सबसे पुलिस जानकारी जुटाएगी कि किस तरह की मनोस्थिति थी युवक की। तो गंगा प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ देखिए उत्तराखंड प्राइम।